नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में खासकर हम पावर सप्लाई, रेक्टिफायर और डायोड के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाए जाने की क्रिया क्या कहलाती है? चार ऑप्शन हमारे पास में है, डोपिंग, एडिंग, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डोपिंग। तो चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर और दूसरा सवाल है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, शून्य होती है, एक होती है, अनंत होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन एक, शून्य। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता का मान शून्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परम शून्य ताप होता कितना है, तो अगर हम सेल्सियस पैमाने की अगर बात करें तो सेल्सियस पैमाने में परम शून्य ताप होता है -273.15। ठीक है, सेल्सियस पैमाने में कितना हो जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन पैमाने में बात की जाए तो केल्विन पैमाने में ये हो जाएगा 0 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। पहला जो इस क्वेश्चन में दिया गया है और दूसरा सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन पैमाने पे पूछा जाए तो 0 केल्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी पदार्थ में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच की दूरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो यह पदार्थ है। तो ये अब कुचालक होगा, चालक होगा, अर्धचालक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा अर्धचालक। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका राइट आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन पे कुछ 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कि किसी पदार्थ के लिए चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे के ओवरलैप हैं, तो उस कंडीशन में वो किस प्रकार का पदार्थ होगा? तो उस कंडीशन में हो जाएगा चालक। उस वक्त उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? चालक। और अगर इस ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में वो पदार्थ हो जाएगा कुचालक। तो यहां से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे हम हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, उसका मान यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो वो होता है अर्धचालक। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो वो होता है कुचालक। और अगर इसका मान लगभग 0 के आसपास होता है, उस कंडीशन में वो पदार्थ होता है चालक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किस डायोड द्वारा ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण प्रदर्शित किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड शो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक? ओके, तो 4 आंसर हमारे पास दिए हैं, जेनर डायोड, टनल डायोड, वेरी कैप डायोड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात करें तो नेगेटिव रेजिस्टेंस हमारे पास एक डायोड होता है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है और उस डायोड का नाम है टनल डायोड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टनल डायोड। अब मैं आपको टनल डायोड का सिंबल भी दिखा देता हूं, क्योंकि कई बार ये सिंबल भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो आप इसको ध्यान से देख लें एक बार।
अब एक और बात बताना मैं आपको चाहूंगा, जो टनल डायोड है, इस टनल डायोड को कभी कभी इसाकी डायोड भी बोल दिया जाता है। कई बार टनल डायोड नाम नहीं दिया जाता और कहा जाता है इसाकी डायोड। ओके, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि इसे इसाकी डायोड के नाम से भी जाना जाता है। और दिस डायोड इज इन्वेंटेड बाय लियो इसाकी इन अगस्त 1957। इसका जो आविष्कार है वो वैज्ञानिक लियो इसाकी ने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीनर डायोड को नियंत्रित वोल्टेज पावर सप्लाई यानी कि कंट्रोल्ड वोल्टेज पावर सप्लाई परिपथ में सदैव किस बायस में लगाया जाता है? क्या फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है, क्या रिवर्स बायस में लगाया जाता है, क्या शून्य बायस में लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने जीनर डायोड के बारे में जब भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जीनर डायोड को हमेशा हम उपयोग करते हैं रिवर्स बायस के अंदर। और रिवर्स बायस में ये किस प्रकार का काम करता है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, हमने जो आंसर दिया है वो राइट है। अब मैं आपको जेनर डायोड का उपयोग परिपथ में कैसे किया जाता है वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये एक सर्किट है जहां पर जो जेनर डायोड है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो डायोड है वो किस बायस में लगा हुआ है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस किसे बोलते हैं? जब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव से और बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, देन दिस कंडीशन इज नॉन एज ए रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे डायोड आप देख रहे होंगे कौन सी बायस में आ गया है? रिवर्स बायस में। और जेनर डायोड को हमेशा किस बायस में प्रयोग किया जाता है? रिवर्स बायस के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जेनर डायोड का मुख्य कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ जेनर डायोड? ऑप्शन हमारे पास में है, इनपुट वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, इनपुट धारा को बनाए रखने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने के लिए, आउटपुट धारा को बनाए रखने के लिए। तो जेनर डायोड है वो उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। और रेगुलेटर का मतलब है हमें एक फिक्स वोल्टेज बना के रखना। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में प्रवाहित धारा की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं। हमें बताना है कि जेनर डायोड को जब वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है उस कंडीशन में मैक्सिमम कितनी करंट जेनर डायोड से गुजर सकती है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम करंट, ओके, नॉट लोवेस्ट करंट। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अधिकतम करंट। तो अधिकतम जो करंट है जो जेनर डायोड प्रवाहित कर सकता है उसका मान होता है 1 एम्पियर से कम। बिलो 1 एम्पियर जेनर डायोड ठीक तरीके से काम कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर बात की जाए मिनिमम करंट रेंज की कि जेनर डायोड को ऑपरेट होने के लिए मिनिमम कितनी करंट चाहिए, तो उसका मान होता है 5 to 10 मिली एम्पियर। इससे कम करंट पर जो जेनर डायोड है वो ऑपरेट नहीं होगा। अगर हमें जेनर डायोड का ब्रेकडाउन करना है तो कम से कम उस डायोड से 5 से 10 मिली एम्पियर तक की करंट बहनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त युक्ति है। विच ऑफ द डिवाइस इज यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट? ऑप्शन है हमारे पास में ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, डायोड और या सभी। तो रेक्टिफायर सर्किट में आपको पता होगा क्या उपयोग किया जाता है? वहां पे उपयोग किया जाता है डायोड का। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग किस लिए किया जाता है तो सिंपली इसका आंसर है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके,
तो इसके लिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रेक्टिफायर की आउटपुट पर प्राप्त सिग्नल की प्रकृति होती है। जो रेक्टिफायर सर्किट होते हैं उससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस प्रकार का होता है, पल्स युक्त यानी कि पल्सेटिंग, वर्गाकार, स्क्वायर वेव, सातूथ वेव या ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार। तो हमें बताना है कि रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट किस प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा और यहाँ मेजर करके देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो रेक्टिफायर सर्किट है उसके आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है, जिसे हिंदी में हम पल्स युक्त डीसी कह सकते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1। अब मैं आपको रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है उसका वेव फॉर्म आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ऊपर जो सिग्नल है वो दिखाया गया है इनपुट सिग्नल, और आउटपुट में ये जो नीचे वाला जो सिग्नल है वो है आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आउटपुट है, आउटपुट डीसी तो है बट प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी भी मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार के आउटपुट को हम बोलते हैं पल्सेटिंग, पल्स युक्त। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेक्टिफायर परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ निम्न में से क्या कहलाता है? Which of the following circuit is used to get a regulated DC current? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ओसिलेटर, जिसे हिंदी में हम दोलित्र बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर, तीसरा ऑप्शन है प्रवर्धक, जिसे इंग्लिश में एम्पलीफायर कहा जाता है, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि फिक्स डीसी प्राप्त करने के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का। तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाफ वेव रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में रिपल का मान होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, अनिर्धारित होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हम रिपल्स की बात करें तो रिपल्स का मान होता है फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिक। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट डीसी पावर तथा आरोपित एसी पावर का अनुपात क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है, रेक्टिफायर दक्षता कहलाती है, या रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, रेक्टिफायर दक्षता या रेक्टिफायर इफिशिएंसी। ठीक है, जो इफिशिएंसी होती है रेक्टिफायर के लिए, इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो हमें रेक्टिफायर से आउटपुट में क्या मिलता है, डीसी पावर मिलती है। तो डीसी और इनपुट में हम क्या देते हैं, एसी पावर। तो डीसी पावर और एसी पावर का अनुपात क्या कहलाएगा, दक्षता कहलाएगी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रेक्टिफायर दक्षता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 50 हर्ट्ज की इनपुट आवृत्ति के साथ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसे हम पूर्ण तरंग रेक्टिफायर कहते हैं, कि आउटपुट पल्स आवृत्ति क्या है। ठीक है, एक कहा गया है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है और उसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं उसकी जो आवृत्ति कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है, और हमें पूछा है जो आउटपुट मिलेगा उसकी आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पर अगर हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 गुणा इनपुट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है जो कि क्या है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का दुगुना क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 300 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, डायोड का अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज रेटिंग क्या है। ऑप्शन है पीआईवी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमें बताना है जो डायोड है वो अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज है वो कितना क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हमें बोलते हैं पीआईवी वोल्टेज। ओके, क्या बोलते हैं, पीआईवी वोल्टेज। और पीआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक का मतलब अधिकतम, इनवर्स का मतलब उल्टा यानी कि रिवर्स, वी का मतलब वोल्टेज। तो अधिकतम वोल्टेज जो डायोड रिवर्स बायस में सहन कर सकता है उसे बोलते हैं पीआईवी वोल्टेज। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीआईवी वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एन टाइप सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि यानी कि इम्प्योरिटी जोड़ी जाती है, बोरोन, इंडियम, आर्सेनिक या गैलीनियम। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब भी हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5वें आवर्त की अशुद्धियों को मिलाते हैं। और जब 5वें आवर्त की जो अशुद्धियां हैं वो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सी अशुद्धि है जो आपको यहाँ से दिख रही है, क्या बोरोन है, नहीं है, इंडियम है, नहीं है, आर्सेनिक है, हाँ आर्सेनिक है, एंटीमनी नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आर्सेनिक। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो भी मित्र हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हैं और उनको भी इस तरीके के क्वेश्चन की जरूरत है तो आप उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट अस, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब योर चैनल बिकॉज चैनल सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।